मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटिकल की ये सेकंड क्लास है, ठीक है, जो वीकली रिवीजन अपन कर रहे हैं। तो 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। ये कब आया था परिषद अधिनियम? ये अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, यानी कि पहली बार मुस्लिम लोगों ने क्या किया, अपना पृथक मतलब अलग अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध करना शुरू किया। किसमें? 1909 में। इसको क्या बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? मुस्लिम का मुस्लिम ही करेगा, यानी कि ये बता रहा है, जातिगत बता रहा है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो, ठीक है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में क्या की गई? नियुक्ति की गई। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के क्या थे? प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वाइसराय थे। 1919 मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो बोल रहा है ना, तो उसमें बोल रहा है कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। तो मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे कौन? मार्ले। और मिंटो क्या थे? भारत के वाइसराय थे। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी का, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता की थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। क्या की गई? केंद्र में द्विसदनात्मक ड्वेल सिस्टम, ठीक है, विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद एवं दूसरी क्या थी? केंद्रीय विधानसभा। पहला क्या थी? राज्य परिषद और दूसरा था केंद्र विधान परिषद। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। कितने? 34 60 में कितने 60 में 34 निर्वाचित होते थे, ठीक है। उनका कार्यकाल कितने साल तक होता था? 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। जिसमें कितना होते थे? 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल कितने साल तक? 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपभागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित, ठीक है, या अंतरित। अब देखते हैं क्या क्या है ये। तो आरक्षित विषय में किसको किसको रखा गया है, देखते हैं। वित्त को, भूमि को, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस पेंशन, आपराधिक जातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के थ्रू समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किसका? कैग। ठीक है। इस अधिनियम ने भारत के एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग, कौन सी? ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्या? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन सी? केंद्रीय। ठीक है। ली आयोग का गठन 1923-24 के बीच हुआ था, जो कि बोल रहा है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग गठन किया गया। क्या? लोक सेवा आयोग गठन किया गया था सिविल सर्विस की। 1926 में ली आयोग आया था। कौन सी? ली आयोग आया था 1926 में। ली आयोग ये 1923-24 में बनकर रेडी हो रहा था कि सिफारिश पर सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी के सिफारिश पर क्या किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वाइसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो पहली बार क्या किया गया? बजट अलग कर दिया गया था। कौन सा? 1919 का। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वाइसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की निम्न रूप बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वोट करने वीटो करने उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति दी गई। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज था। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो संविधान बना है ना, तो मतलब मैक्सिमम इसी को पुट किया गया है। तो 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 321 और उसके बाद 10 अनुसूची थी। 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाया गया है जो स्वेच्छा से संघ में शामिल होते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था कि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया।
परिसंघ सूची के विषय में परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अन्य शक्ति था। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के विषय में दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई है। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था: इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कौन सी? संघ न्यायालय की व्यवस्था बता रहा। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल को प्राप्त था। क्या था? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त था। ठीक है, प्रीवी काउंसिल कहाँ? लंदन में। ठीक है। ब्रिटिश संसद की स्वायत्तता। क्या है? ब्रिटिश संसद की स्वायत्तता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत क्या है? इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकों में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराड़ को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% की जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। 1947। अब देखो, अब हमारा देश आज़ाद 1970 आज़ाद के कगार पे आ गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। अब देखते हैं इस टाइम में उस टाइम क्या कानून बने। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हैं, इसको एकदम एग्जाम में ये सब पूछता ही है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। देखो, ब्रिटिश संसद कब पारित करता है? 4 जुलाई 1947 को। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या करता है? प्रस्तावित करता है। 18 जुलाई 1947। ठीक है, 18 जुलाई 1947 और है 4 जुलाई 1947। एक है 15 अगस्त 1947। अब देखो, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। पहली बार प्रस्तावित किया गया था। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब? 4 जुलाई 1947। ठीक है, फिर देखो 18 जुलाई 1947 को क्या होता है? स्वीकृति हो गई, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट कब किया गया? 18 जुलाई 1947 में। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है: 2 अधिराज्य की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। कब? 15 अगस्त 1947 को। और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप
देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे मंडल के रूप में कार्य करते रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन सर्वोपरि का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। अब देखो भारतीय स्वतंत्रता सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की बात चल रही है, ठीक है। हमारा टॉपिक है संविधान सभा। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन। अब देखो संविधान सभा का गठन कब होता है? जुलाई 1946, जुलाई 1946, ठीक है, में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एफ.जी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टफर्ड क्रिप्स। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पाठी ने 1924 ईस्वी में क्या किया था? प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, ठीक है, निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों का के प्रतिनिधित्व थे। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित हुआ, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के क्या थे? प्रतिनिधित्व। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। मिशन योजना के अनुसार, अब देखो क्या लिखा है? मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस योजना के तहत? मिशन योजना, ठीक है। मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितना हुआ? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को कितना? 208 मिला, मुस्लिम को 73 स्थान और 15 अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। यानी कि 9 नवंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम क्या हुई थी? बैठक हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? काउंसिल चैम्बर के कहाँ पे? पुस्तकालय लाइब्रेरी भवन में हुई थी, ठीक है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी, टेम्पोररी, नॉट अ परमानेंट, ठीक है, टेम्पोररी अध्यक्ष क्या बना? चुना गया। मुस्लिम लीग ने इसे बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग क्या करने लगे? इसका बहिष्कार करने लगे। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का क्या होने लगा? मांग होने लगा। हैदराबाद का एक देशी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद जो था वो देशी रियासत जो था वो क्या हुआ था? संविधान सभा में वो
ज्वाइन नहीं किया था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। जो समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। देखते संचालन, देखना जो मैक्सिमम जो है ना जिस पे संघ लिखा होगा ना उसके नेहरू होंगे, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कहाँ कहाँ पंडित नेहरू है। एक यहाँ पे है पंडित नेहरू, फिर यहाँ पे लिखा है पंडित नेहरू, यानी कि जो संघ लिखा है ना, संघ संघ किससे हो जाएगा? पंडित नेहरू से। देखना अब देखो, संघीय संविधान सभा, इसके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान सभा। दूसरा है संघ शक्ति समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखो संचालन समिति, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ से थे? बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन सा? संचालन समिति। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कौन है? राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर्थ समिति, ये भी किससे रिलेटेड है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, यानी कि राजेंद्र प्रसाद से दो रिलेटेड था। समिति कौन सा? एक संचालन समिति और ऊपर से दूसरा है राष्ट्र ध्वज संबंधी तथर्थ समिति, ठीक है। अब देखो प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान समिति, ये सरदार प्रांतीय जो सबको प्रोविंस को मिला रहे थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्टिंग का काम कौन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति से रिलेटेड कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी दो, ठीक है, ये भी कितने? दो समिति से अभी तक नाम सुनने को मिल रहा है। कौन कौन? एक था प्रांतीय संविधान समिति, दूसरा है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समितियों की परामर्श समिति की दो क्या थी? दो उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति, फिर थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। क्या थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 जिसमें कि सामान्य थे, 79 कितने थे? मुस्लिम थे, और 4 कितने थे? वो सिख थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। कितनी थी? 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। क्या हुए? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो नॉन मतलब वो तो टेम्पोररी थे, वो परमानेंट तो थे ही नहीं, अस्थायी थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। अब देखो संविधान सभा जो है इसकी कार्यवाही कब स्टार्ट होती है? 13 दिसंबर 1946, ठीक है। फिर से सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है? राजेंद्र प्रसाद क्या बन रहे हैं? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बन रहे हैं, ठीक है। उसके बस 2 दिन के बाद क्या होता है? तीसरे दिन 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ करते? मतलब संविधान सभा की कार्यवाही इतने जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, किसके साथ प्रारंभ होती है? तो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 एकदम डेट ये सब टिप पे होना चाहिए। 22 जनवरी 1947 ईस्वी, 22 जनवरी
1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, और इसको स्वीकृति कब मिलती है? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्ति की थी। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति। क्या थी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ठीक है। अब देखो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, तो ये संविधान सभा में कितनी सदस्य थे महिला की? 15 थे। जैसे कि नाम सुन लो एटलीस्ट, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मा से याद रखना, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दाक्षायणी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजया लक्ष्मी पंडित। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947, ठीक है। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा, बी एन राव, ठीक है। बी एन राव के द्वारा क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को क्या गया? चुना गया था। प्रारूप समितियों के सदस्य की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी? 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, क्या है? एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर। किसके स्थान पे? ये लास्ट वाला जो है ना जगह, मतलब एक जगह, मतलब दूसरे के स्थान पे आए हुए थे, तो ये ऑप्शन में दे देगा कि इसके स्थान पे कौन थे। बी एल मित्र के स्थान पे कौन थे? एन माधवराव। कौन थे? एन माधवराव। डीपी खेतान, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान, तो इसके जगह पे कौन आते हैं? टीटी कृष्ण मचारी। तो डीपी टीटी ध्यान में रखना। क्या होता है? डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो टीटी कृष्ण मचारी को क्या बनाया जाता है? सदस्य बनाया जाता है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से। अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ होता है? बंगाल से। तथा देश जब बंटवारा हो जाता है तो उनका निर्वाचन कहाँ से होता है? बॉम्बे से। कहाँ से होता है? बॉम्बे से। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या कितनी? 324 नियत की गई। 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। अब देखो कौन कौन से विभाग के कौन मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू कार्य मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। अंतरिम सरकार, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट। देखो कौन कौन। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। रक्षा, बल लगाकर रक्षा कर रहे थे, ठीक है, तो बलदेव रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति। बिजनेस में बहुत ज़्यादा सर लगाना पड़ता है, माथा लगाना पड़ता है, खोपड़ी लगाना पड़ता है, तो इसीलिए जॉन मथाई क्या हो जाएगा? उद्योग एवं आपूर्ति से, ठीक है। राजगोपालाचारी, शिक्षा पे राज, जो शिक्षा ले लेता है उसको उसका राज हो जाता है ना जीवन में, तो
तो राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी शिक्षा से। सी एच भाभा, सी एच भाभा क्या है, सी एच भाभा तो कारखान एवं बंदरगाह से। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से। रेलवे आसफ अली, आसफ अली देखो रेलवे आने से सबके लिए आसान हो जाता है ना, आसान से आसफ, आसान से आसफ अली। जगजीवन राम, जीवन में बहुत ही श्रम करना पड़ता है, राम जी के जीवन में बहुत श्रम करना पड़ा था उनको भी, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री। अब देखो फिर से, जवाहरलाल नेहरू किससे थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। बलदेव, बल लगा के रक्षा कर। जॉन मथाई, माथा किस में लगाया जाता है, उद्योग बिजनेस में, तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से। सी राजगोपालाचारी शिक्षा पे राज कर रहे थे, ठीक है। सी एच भाभा कारखान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली आसान हो गया क्या, रेलवे। जगजीवन राम श्रम, ठीक है। जगजीवन राम किससे थे, राम जी के भी जीवन में बहुत ही श्रम करना पड़ा था, तो श्रम। मंत्रिमंडल शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946। कब, 26 अक्टूबर 1946 को ये लोग सदस्य बने थे क्या, मंत्रिमंडल में। मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग के सदस्य। अब देखो कौन कौन है। लियाकत अली खां, लियाकत अली खां वित्त से थे, पैसे से थे कौन, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां वित्त। आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य से, ठीक है। वाणी अच्छा रखो तो बोलते हैं ना, तो अच्छे से बोलो तो आई 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 आवाज़ अच्छा आ रहा है तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे से बोलो, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। मम्मी लोग बोलती है ना, तो अच्छे से बोलो। तो आई, कोई बुलाए तो कैसे, आई तो वाणिज्य, कोई आवाज़ दे तो कैसे, आई तो आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य विभाग से थे, ठीक है। मम्मी का बात याद रखना मम्मी लोग ऐसे ही बोलती है ना। और लियाकत अली खां वित्त, लियाकत अली खां वित्त, लियाकत अली खां वित्त से, ठीक है। और देखो अब्दुल रब नस्तड़, अब्दुल रब नस्तड़ संचार से थे, ठीक है। अब्दुल रब नस्तड़, तो नस्तड़ से नाश्ता ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं कि संचार, संचार क्या, घूम घूम के आप कोई चीज़ संचार कर रहे हैं, तो किसके द्वारा, तो नाश्ता, चलो खा लो घूम रहे, आज यहाँ कल वहाँ संचार कर रहे हैं, तो अब्दुल रब नस्तड़, अब्दुल रब नस्तड़ संचार से। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से थे, विधि विभाग से थे, बंगाल SCF चीफ थे ये। गजानतर अली खां, गजानतर अली खां तो स्वास्थ्य, गजानतर अली खां ये स्वास्थ्य से थे। तो वित्त से कौन थे, लियाकत अली खां। वाणिज्य से आई चुंदरीगढ़। संचार से वही नस्तड़ साहब, अब्दुल रब नस्तड़। और विधि से जोगेंद्र नाथ मंडल, गजानतर अली खां से स्वास्थ्य। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद जो मंत्रिमंडल किसको मिला है, तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। देखो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन दोबारा कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। फिर 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी, 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या कितनी होगी, 70 हो गई थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कब पेश की थी, 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। कितना, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 को तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। अब देखो
अब विभाग मंत्री, अब कंफ्यूजन में मत जाना, अब जो जो सेम है उसको अपन टिक लगाएंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य एवं कृषि। तो अब देखो यहाँ पे खाद्य और कृषि किससे रिलेटेड था, राजेंद्र प्रसाद से ही था, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। और अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो वहाँ पे कौन थे, राजगोपालाचारी। यहाँ पे कौन है, अबुल कलाम। अब क्या होता है, पहले राज किया जाता था शिक्षा से, अब क्या जाता है कलम से शिक्षा होती है। तो अबुल कलाम आज़ाद, पहले राजगोपालाचारी, अब क्या है अबुल कलाम आज़ाद, हो गया। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, पहले कौन था, आसान हो गया था, याद है ट्रिक, आसफ अली, पहले आसान हो गया था रेलवे। अब क्या होने लगा, अब लोग इतने एडवांस हो गए, अब रेलवे भी बहुत स्लो लगने लगती है, अब प्लेन से ही चलते हैं, हाँ ठीक है। तो अब बहुत माथा भी लगाते हैं कि जल्दी जल्दी फ्लाइट की टिकट करो, नहीं तो बुक हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ता है, रेलवे एवं परिवहन सबके लिए माथा लगाना पड़ता है, कौन ही जाएगा, अब प्लेन से जाना है। तो डॉक्टर जॉन मथाई पहले कौन था, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, रेलवे मंत्री कौन थे, आसफ अली, पहले आसान हो गया था, अब क्या हो गया, माथा लगाना पड़ता है, कौन ही जाएगा जनरल बॉगी से, अब ये वो सोचने लगते। तो जॉन मथाई, अब कौन है, जॉन मथाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे, खाद्य एवं कृषि। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा से, पहले राजगोपालाचारी थे। और जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन से, ठीक है। आसफ अली, अब देखो विधि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम, जगजीवन राम श्रम से में। रक्षा, सरदार बलदेव सिंह, तो रक्षा कैसे किया जाता है, बल लगा के, तो बलदेव सिंह। स्वास्थ्य, राजकुमारी अमृता कौर। CH भाभा वाणिज्य से, तो वाणिज्य से तभी कौन थे, आई चुंदरीकर, याद आया। तो अब कौन हो गए, CH भाभा। रफ़ी अहमद खिदवई संचार पहले कौन था, नस्तर, याद आ रहा है नस्तर, देखो अब्दुल रब नस्तर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संचार खिदवई, रफ़ी अहमद खिदवई। जहाँ जो ट्रिक, जो जैसे याद करना है, जो याद हो जाए वैसे मैं बोल के याद करा रही, बाकी आप लोग खुद भी दिमाग लगा के खुद याद करो, लेकिन याद करना इम्पोर्टेंट है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, याद करना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम अपने को क्वालिफाई करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम बस क्वालिफाई हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा, पहले एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम व्यू से अपने को याद करनी है। रफ़ी अहमद खिदवई संचार। आर के पनमुखम आर के सनमुखम शेट्टी किससे, वित्त से, आर के सनमुखम शेट्टी वित्त से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। वी एन गॉडगिल कारखान एवं ऊर्जा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, ठीक है। संविधान के प्रारूप को कुल कितना 114 दिन पर बहस हुई थी, प्रारूप पे कितना 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण का कुल मिलाकर कितना, देख लो कितना खर्च हुआ है, नहीं तो विश्वास होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सोच लो। 6396,729, ठीक है। 63,96,072 क्या बोलेंगे 729, ठीक है। 63,96,729, ठीक है। कितने इतने खर्च हुए थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तब इसमें कुल 22 भाग, कितने थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अंतर किस में आया है, अनुसूची, 12 अनुसूचियाँ है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात
5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 386, 367, ठीक है, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की। अब अपन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहली टॉपिक जो है हमारी वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव देखते हैं, 1757 से 60, पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के अधीन, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को समस्त क्षेत्र के 2 उप दीवान, बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर के इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 में हुआ। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। अब है हमारा वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि 1774 से 85, ठीक है। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके आए? कलकत्ता लेके आए। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, ठीक है। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब, निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले के दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित की। इसी के समय में 1782 में जोनानाथ डंकन, ठीक है, ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी।
जिसका जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य अधिकारी मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, 75 से 82। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 80 से 84। इसी के समय वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ था। ठीक है, राज बल्लभ। नोट, 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आई थी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया था। सर जॉन मैकफरसन 85 से 86। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किसको? जॉन मैकफरसन को। अब है कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस। इसके 1786 से 93, 1786 से 93। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया, कलेक्टर के हाथों में दिया गया। ठीक है, जितना भी अधिकार था। किसके टाइम में? कॉर्नवालिस के। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदार को अब भू राजस्व का लगभग कितना, अब देखो पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त किसने लाई थी? ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने लाई थी अस्थायी बंदोबस्त। कितना? देखो, जिसके तहत जमींदार को भू राजस्व का कितना, लगभग 90%, 10/11 भाग कंपनी को। ठीक है, और लगभग 10% एकवां भाग अपने पास रखना होता था। सोचो, मतलब एक ही भाग अपने पास रख सकते हैं और 10वां भाग उस कंपनी को देना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। ये दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा था, बिहार दरोगा में, और बहुत सारे बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस वाले पेपर में। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने लाई थी? जॉन सोर ने लाई थी अस्थाई। ठीक है, अस्थाई कोई चीज़ रहेगा तो सोर बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, तो जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है? ना, कॉर्नवालिस को। जॉन सोर। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्या चीज़? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कौन? जॉन सोर। कब आए थे? 1793 से 98। अब देखो, लॉर्ड वेलेजली 98 से 5। इसने सहायक संधि, वेलेजली क्या लाया? सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर कौन किया था? डुप्ले साहब किए थे। सहायक संधि करने वाले राज्य HMT, स्टार्टिंग का याद रखना, HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद 98, मैसूर 99, तंजौर 99। अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ एवं भोसले दिसंबर 803, सिंधिया
अन्य सहायक संधि राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। लास्ट में क्या दिया? भरतपुर। इंदौर के हलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था और सहायक संधि लाया कौन था? वेलेजली। वेलेजली का टाइम पीरियड क्या है? 1798 से 1805। इसी के समय में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? बताओ। वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या बोलते हैं? बंगाल का शेर कहते हैं। ठीक है, इसको बंगाल शेर कहते हैं, मतलब बंगाल का शेर किसको बोला जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। अब है सर जॉर्ज वार्लो। ठीक है, सर जॉर्ज वार्लो। 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसी के काल की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह जो हुआ था वेल्लोर में, कहाँ? वेल्लोर में, जॉर्ज वार्लो के टाइम में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसी के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकोप हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 आया था। 1813 किसके टाइम में आया था? चार्टर एक्ट 1813 याद है ना? 1793, 1813, 1833, 1853 चार्टर एक्ट, जो कि 1813 किसके टाइम में आया था? लॉर्ड मिंटो के टाइम में। लॉर्ड हेस्टिंग। अब क्या? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई थी। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई थी। क्या हुई थी? संगोली की संधि हुई थी। इसी के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। किसके समय में? हेस्टिंग के समय में। पिंडारियों के प्रमुख नेता वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। कौन? हेस्टिंग। ठीक है, इसी के समय में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम आए थे। कब? 1822 में। कौन लाया था? लॉर्ड हेस्टिंग। अब है एम हस्ट 1823 से 1828। 1823 से 1828। इसी के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ था। किसके? एम हस्ट के टाइम में। ठीक है, 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडू की संधि हुई थी। यांडू की संधि किसके? अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई थी 1826 में। किसके टाइम में? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। एमहर्स्ट के टाइम में सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुई थी। ठीक है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय हुआ था। कब? 1824 में। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया न पहनने देने पर वेल्लूर के सैनिकों का विद्रोह कर दिया गया। 1833 का चार्टर, अभी मैं बोली ना 1813 का चार्टर एक्ट अभी मैं बता रही थी ना, किसके टाइम में आया था? बताओ। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम में आया था। ठीक है, 1813। और 1833 कब आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में आया था। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को क्या किया था? अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर क्या किया था? रोक लगाया था। ठीक है, कौन? अकबर और मराठा भी, और इधर विलियम बेंटिक। अब देखो, बेंटिक ने
कर्नल नील के सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। मैकाले के अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, कौन सी लॉ कमीशन, ठीक है, मैकाले के अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, जिसको लॉ बोलते हैं, लॉ कमीशन, विधि आयोग में कानूनों को कोडीकरण का प्रयास किया गया। ठीक है, एक नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं करंट लूसेंट को भी अपडेट दे देती हूँ। इसी के समय में क्या हुआ था ना कि भारतीय शिक्षा पर मैकाले की कार्यवृत्ति 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। इसी के टाइम में वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया था। ठीक है, बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मछेर को हड़प लिया था। ठीक है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन, कौन, सदर अमीन, तथा जिसे ₹700 में प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय में कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अब है विलियम बेंटिक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेसदाता का मुक्तिदाता का मतलब प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑकलैंड 1836 से 42। इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड 1839 में कलकत्ता में दिल्ली से ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी ऑकलैंड के टाइम में। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके टाइम में सिंध को अगस्त 1847 से पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी शुरुआत 1843 में, सब खुश रहते ना, रविवार को छुट्टी मिलती है, तो किसके टाइम में? एलन ब्रो के टाइम में हुई थी। अब देखो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इसी के काल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें अंग्रेज क्या हुए थे? विजय हुए थे। इसने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 में जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किसके टाइम में? डलहौजी के 1848 से 56। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिगृत। दूसरा चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अनिगृत। तीसरा तथा गुजरात चेनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। इनाम कमीशन किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत बार पूछा के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। जैसे सताड़ा, पहला क्या था? सताड़ा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, उसके बाद झांसी, नागपुर। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया।
इसके अनुसार जिलों में क्या एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस किसने पोस्ट ऑफिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट जो लाया था, ये डलहौजी ने ही पारित किया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी यही किया था। ठीक है, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। क्या? लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, स्वतंत्र विभाग 1854 में। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसने शिमला के को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा 1853 अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1813, 1833, 1853। ठीक है, 1813 में कौन था देख लो, तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ। 1813 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, 1813 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, 1833 में कौन था? विलियम बेंटिक था। 1853 में कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा कितनी थी? 1833 वर्ष थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में क्या हुआ था? सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1922 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। डलहौजी ने नरवली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा की देखरेख में किया गया था। कब? 7 दिसंबर 1856। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं की जाएगी। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका कैग का। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम कब? 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू किया गया। वेबगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यानी राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। कौन? कैनिंग। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? एल्गिन की। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 सॉरी 1864 से 69। 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का पर आक्रमण किया गया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसको क्या बोला जाता है? शानदार निष्क्रियता। किसके टाइम में? लॉर्ड लॉरेंस। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में ठीक है
का में भीषण अकाल पड़ा था। कब? 1868 से 1869 में। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। ठीक है, अकाल आयोग 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा किसके किसके टाइम में आया था। तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में जो अकाल आयोग का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में? हेनरी कैंपबेल के टाइम में। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई थी। ठीक है, टेलीग्राफ पहली बार जो शुरू की गई थी समुद्री वाली, तो वो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। कब? 1865 में। लॉर्ड मयो, ठीक है, 6972। लॉर्ड मयो ने अजमेर में 1872 में मयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में मयो के काल में। पहली बार जनगणना जब हुआ था, सेंसस जो हुई थी, किसके टाइम में? लॉर्ड मयो के टाइम में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मयो के टाइम में। मयो कॉलेज की स्थापना मयो के टाइम में हुई थी। कहाँ? अजमेर में, 1872 में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ोदरा के मल्हारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत पर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय हुआ था। किसके टाइम में? नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। ठीक है। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 एक प्रसिद्ध उपन्यास, निबंध लेखक, साहित्यकार था। कौन? लिटन। साहित्यकार में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैटेजी के अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग एक अभी लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में कौन किया था? कैंपबेल। कौन किया था? हेनरी कैंपबेल, है ना। ठीक है, किसके टाइम में? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। और देखो यहाँ लॉर्ड लिटन के टाइम में कौन किया था? रिचर्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो कैसे याद रहेगा? जो लिट्टी खाते तो क्या रिचार्ज हो जाते हैं ना, खुद को रिचार्ज कर देते हैं, तो रिचार्ज करने स्ट्रैटेजी है। तो इसके टाइम में अकाल आया था। ठीक है। 1878 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। मार्च 1878 में ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार को ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने पर एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य कर दिया गया। तो लाइसेंस किसके टाइम में अनिवार्य कर दिया गया था? किसके टाइम में? देखो, लिटन के टाइम में। ठीक है। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा कितना की? 21 से घटाकर 19 कर दी थी। तो 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु कितनी स्टार्टिंग में कितना था? 23 1857 में निर्धारित किया गया था। ठीक है। और 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष, 23 से 22। 1866 में इसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, प्रधानमंत्री 1880 से 84। ठीक है, लॉर्ड रिपन का पीरियड है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का भी वही सुविधा दी गई और अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु कितना कर दिया? 21 कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 18 मई 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी
संबंधी एक कानून बनाए, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसी के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक 10 वर्ष के अंतराल की जाती है। 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना जो था वो नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, हैदराबाद और राजपूताने वाले को। तो पहली बार जो सेंसस किसके जनगणना लॉर्ड मयो के टाइम में आई थी। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या हो गया था, उसको एकदम मतलब एकदम ये कर दिया गया, कानूनी कर दिया कि हर 10 वर्ष में उसको किया जाएगा। ठीक है, लगातार। और पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना, कब, 1881 में रिपन के टाइम में आया था। 7 वर्ष की कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्षों के श्रमिक के लिए 9 घंटे, 7 से 12 वर्ष के 9 घंटे के लिए, ठीक है, कराया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा चाय, कॉफी, नील पर खेती पर लागू नहीं होती है। ये लिखा है 2 फरवरी 1883, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फरवरी। ठीक है, नहीं, सॉरी, ये 2 फरवरी 1882। ठीक है, 2 फरवरी 1882 में क्या होता है, 2 फरवरी 1883 को यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक किसके टाइम में, रिपन के टाइम में आता है, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह, श्वेत विद्रोह, कौन सी श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और देखो एक और लाइन है इसमें, 2 फरवरी, ठीक है, क्या है, 2 फरवरी 1882 में रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग। हंटर पूछते ना, हंटर आयोग किसके टाइम, तो विलियम हंटर किसके टाइम में, रिपन के टाइम में। किससे संबंधित है, प्रथम शिक्षा आयोग है। इसमें व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है, अब है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 58 हुआ। इसमें बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसके समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एयू होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, किसके टाइम में, डफरिन के टाइम में, 1885 में होती है ना, 28 दिसंबर 1885। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारत और अफगान के समय में मध्य सीमा रेखा, डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। ठीक है, 1800, बट ये गलत दिया हुआ है, ये ना, ये लाइन गलत दिया हुआ है, ये इसके टाइम में नहीं हुआ था, 1896 में हुआ था, एलगी सेकेंड के टाइम में। गवर्नर जनरल कौन था, एलगी सेकेंड था। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा जो का निर्धारण हुआ था, जिसको डुरंड रेखा कहते हैं, वो किसके टाइम में हुआ था, एलगी सेकेंड के टाइम में हुआ था, और ये ईयर है 1896। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कब है, 94, तो 96 में कौन आ जाएगा, एल्गिन सेकेंड, तो इसके टाइम में ये काम हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। एल्गी सेकेंड 1894 से 99। भारत को ये बोलता है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है, लॉर्ड एल्गी सेकेंड का। 1895 से 98 इसके मध्य उत्तर प्रदेश
बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अब है लॉर्ड कर्जन 1899 से 5। लॉर्ड कर्जन ये इसका बहुत सारा है। देखो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। ठीक है। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय शासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। ठीक है। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग किसके मैनक्रिफ कॉलिन। ठीक है। कॉलिन से साफ करते हैं सिंचाई मतलब गंदा संदा, तो ऐसे याद रखना सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ जो है सिंचाई आयोग से संबंधित है। टॉमस रॉबर्टसन किससे रेलवे रोबोट। ठीक है। रॉबर्टसन और 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग से। ठीक है। एंड्रूज फ्रेजर। सर टॉमस रेले किससे विश्वविद्यालय के आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की और ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसी के समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निर्देशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय ही किचनर परीक्षा को शैक्षणिक परीक्षण में शामिल करने सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना हुई। किसके टाइम में? कर्जन के टाइम में। ठीक है। कर्जन के भारत विरोधी कार्य। ठीक है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। तो देखो 19 जुलाई 1905 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई। ठीक है। कब? कहाँ पे? शिमला में। और सितंबर 1905 में सम्राट ने भी क्या किया? इसको स्वीकृति दे दी। अब 16 अक्टूबर 1905 इसे बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरी पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे संतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसी के काल में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया। कब? 1905-1910। किसका टाइम पीरियड है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसी के समय में आगा खां सलीमुल्लाह खां क्या था? इसके द्वारा ढाका में किया गया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। चैम्सफोर्ड के टाइम में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के काल में 1917 में शिक्षा पर कौन सा? सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किसके टाइम में आया था? चैम्सफोर्ड के टाइम में आया था, 1919 में। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ था चैम्सफोर्ड के टाइम में। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। चैम्सफोर्ड। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या किया? वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव के इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ है। 1901 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 में ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका। इसी के समय में लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी हत्या हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिए गए। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसी के समय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। 4 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होता है। कब? 4 मार्च 1931 में। और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। इसी के समय में लंदन में 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी 3 फरवरी 1932 को दोबारा क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। कब? वेलिंगटन के टाइम में। 16 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने वाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने का आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अतः एक समझौता, जिन्हें पुनः समझौता कहते हैं,
किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 में। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इससे भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा नहीं लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 47। इसी के समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, लिनलिथगो के टाइम में प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई भाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग हो गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खजीमुल्ला ने इसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भयानक अकाल पड़ा था। कब? 1943 में। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। ठीक है। वाइसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। वह वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। 1945 में एनी बेसेंट 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत का आम चुनाव करना पड़ा। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिली। मुस्लिम लीग को बंगाल एवं सिंध में बहुत बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी को साझा सरकार मिली। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 में। ठीक है। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप, पैथिक लॉरेंस और एफ.जी. अलेक्जेंडर।
20 फरवरी 1947 इसमें प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, अब क्या लॉर्ड माउंटबेटन 1941, अब ठीक है, ये लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित। इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो हमारा आज सेकंड क्लास यहाँ पे कंप्लीट होने को है। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, सेकंड क्लास। और अब विविध का एक टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा विविध में ये टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष, मतलब जो पोजीशन पहली बार उन लोगों को मिला था पद, चाहे गवर्नर जनरल हो कोई भी हो, तो भारत में कौन कौन थे, ठीक है। तो देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। 1828 से 35 इसका टाइम पीरियड था। याद आ रहा है कुछ? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना गवर्नर जनरल, ठीक है। और देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो है ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब समझो, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष तो कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के जन्मे 29 दिसंबर 1947 को भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश है वेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय में कौन थे? वेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वैमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वैमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हजरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार किसको? विज्ञाता के क्षेत्र में, वैज्ञानिक जो विजेता कौन हुए थे? सीवी रमन, भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है।
मैग्सेसे अवार्ड वाला प्रथम पाने वाला पहला भारतीय कौन था? आचार्य विनोबा भावे। इसको क्या मिला था? मैग्सेसे। इनको क्या मिला था? मैग्सेसे अवार्ड मिला था। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय था? AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? श्री शंकर कुरुप। IAS में सफल होने वाले प्रथम कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय? राकेश मिश्रा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई में, ठीक है, थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम? शेरपा फुरदोन जी। 9 मई 1984। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री? एरोल्ड MC मिलोन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री? निकोलाई A बुल्गारिन। प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, एयर मार्शल है। 2008। 10 मीटर, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम? दादा भाई नरोजी, ठीक है। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचालन करने वाला प्रथम व्यक्ति? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय? प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक जीता था ये 1900। दीपिका पादुकोण है ना, उसके पापा जी है प्रकाश पादुकोण, ठीक है। और है हमारा तीसरा, ये है भारत में प्रथम अन्य। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी? INS चक्र, ठीक है, INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी? INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत? INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा? अग्नि मध्यम। यह हमेशा मीडिएटर का काम करता है। कौन? अग्नि देवता। याद आ रहा है? मनुष्य और देवता के बीच में, तो ऐसे ही याद रखना, अग्नि मध्य दूरी वाला मिसाइल है। भारत में प्रथम प्रक्षेपास्त्र? पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र? तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? दिल्ली 1951 ईस्वी में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र? नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण? 15 अगस्त 1982। प्रथम मुख्य फिल्म? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता वही दादा साहब फाल्के ही होंगे, 1912 में, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म। बोलती फिल्म? आलम आरा था। आदेशर ईरानी 1931। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म? झांसी की रानी, टेक्निकलर। 3D? माय डियर कुट्टन चातन, ठीक है, माय डियर कुट्टन चातन। और है प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग 1984 में आया था। पर भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट 1780। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पे दिया गया था? जयपुर में, ठीक है, कहाँ? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ है? इदुक्की, केरल में। कहाँ? इदुक्की, केरल में, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि एक दिन में अपने को ऐसे पढ़ना है कि अपने को क्या करना है, वीक में अपने को लेसन कंप्लीट करनी है। तो एक दिन में अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो पहले लेक्चर में जा रहा है, फर्स्ट डे अपन पढ़ते हैं 1.5-2 घंटे का जो लेक्चर रहता है, 3 बार रहता है। तो पहला अपन पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री मेडाइवल, ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल, ठीक है, फिर उसके बाद विविध विचलना और ज्योग्राफी और बायोलॉजी। तो एक दिन में अपन कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं? 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, 6-7 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं,
तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से हमारी लूसेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, बाय।